हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरफ्रेंस या वेव ऑप्टिक्स, हम कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सभी बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से वीडियो को वॉच आउट करें और देखें, ठीक है, क्योंकि ये इतनी शानदार वीडियो है अभी, क्योंकि मैं एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स के लिए, और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई लास्ट तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो कि आप सब जानते भी होंगे। कई बार 11th क्लास का भी टॉपिक कह सकते हैं हम इसे, ओके। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में इसमें दो या दो से ज़्यादा वेव जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं तब एक अलग वेव बनती है, मतलब एक थर्ड वेव कह लो, या उनका रिजल्टेंट हम कह सकते हैं। तो उनका रिजल्टेंट हमें मिलता है, जो हमें वो रिजल्टेंट मिलता है उसी को हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब हमें अभी उसमें क्या होता है, वाई का मतलब हम मान लें सपोज़ कि y1 क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ऑफ फर्स्ट वेव, ठीक है, और y2 जो है ये भी डिस्प्लेसमेंट है ऑफ सेकंड वेव। अब होगा क्या कि जब ये दोनों वेव आपस में, मैं मान के चल रहा हूँ कि टू वेव हमने सुपर इम्पोज कराई हैं, तो उनसे एक रिजल्टेंट आया। रिजल्टेंट कैसा आया होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2, और ये क्या कहता है कि वेक्टर सम होता है। देखो, इसमें मैं बात बता दूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है तो वेक्टर सम होता है। अगर ये वेक्टर सम है तो अब आपका जो रिजल्टेंट है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मतलब जो रिजल्टेंट होगा, हमें जो फाइनल वेव हमें मिलेगी, उसका जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए फिर कंडीशन की बात कर लेते हैं कि कब वो प्लस होगा और कब वो माइनस होगा, ठीक है। मान ली जाए कि रिजल्ट हमें मिला y1 प्लस y2, ठीक है। रिजल्ट हमें मिला y1 प्लस y2 so that this is the कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस या कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अभी तो हम इंटरफ्रेंस नहीं पढ़ रहे, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हम कहेंगे इसको। ध्यान रखना है, ये कंडीशन है। अगर हमारी दो वेव आपस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तब उनको बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजीशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजीशन, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है, मैं यहाँ पे साथ में बता दूँ कि इसमें क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होगी, एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें हमारी इंक्रीज होंगी, इंटेंसिटी भी और एम्पलीट्यूड भी, क्योंकि वेव के पास में एक एम्पलीट्यूड भी होता है, ओके। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, ठीक है।
अब बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव। चलो एक बात और मैं सब इसके लिए बता देता हूँ, कंस्ट्रक्टिव के लिए। ये कब होता है कि जब हमारा टफ टफ के ऊपर आए और क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आए। टफ टफ क्रस्ट क्रस्ट, जब दो वेव आपस में इस तरीके से सुपर इम्पोज हों कि हमारा जो टफ है वो टफ के ऊपर ही आ जाए और क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और इसी के साथ में डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव में इसका अपोजिट होगा, जब हमारा टफ क्रस्ट के ऊपर या क्रस्ट टफ के ऊपर आता है, तब हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा वो y1 माइनस y2 वैसे तो ऐड ही होता है, पर वेक्टर सम करेंगे तो हो सकता है वो किसी एक में माइनस आ जाए। ज़रूरी नहीं कि माइनस y2 ही हो, माइनस y1 भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं इस टाइप से पूछा जाता क्या होगा, तो अभी समझ सकते हैं कि इनका दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना होता है। तो प्लस या माइनस दोनों में से करेंगे, तो अगर वेक्टर में तो माइनस भी आएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड में बढ़ा मिलेगा, मतलब उसमें कुछ चेंज आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन देख ली। इसमें क्या होगा, पॉइंट नोट करेंगे, जो एम्पलीट्यूड होगा जो उसमें इंक्रीज हुआ था वो इसमें डिक्रीज होगा। मतलब कह सकते हैं कि मिनिमम कंडीशन है ये, मिनिमम और वो वहाँ पे मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज, और इंटेंसिटी वो भी डिक्रीज। किसके लिए? ये क्या था, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो अभी हम दूसरे पॉइंट पे जो चलते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे भी बहुत अच्छी सी बात है। क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास में कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स में कभी कि क्या होता है कोहेरेंट सोर्स और क्या होता है इनकोहेरेंट सोर्स, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। हम कोहेरेंट सोर्स किसको कहेंगे, ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन ले रहे हैं, फिर भी बहुत ही आराम से इसको लेके चलो। कोहेरेंट सोर्स किसका, ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्स में क्या होगा, किसी लाइट जो सोर्स है लाइट का, उसको हम कोहेरेंट कब बोलेंगे, इसमें कुछ कंडीशंस है, तो सीधी हम कंडीशन ही लिखते हैं। क्या होना चाहिए, जो वेव फ्रीक्वेंसी है किसकी, जो सोर्स से लाइट एमिट हो रही है, वेव फ्रीक्वेंसी होगी क्या होनी चाहिए, सेम। एक तो ये हो गया। इसमें एक और कह सकते हैं, वेवलेंथ भी सेम वेवलेंथ। ठीक है, दोनों में से कोई एक, वैसे तो दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। ओके, दूसरा जो पॉइंट है, ये तो इन फेज होनी चाहिए लाइट, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए,
ये नहीं कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो जो एक बार है इनिशियली वही लास्ट तक बना रहे, तो उसको भी हम कोहेरेंट सोर्स बोल देंगे। ऐसे कोहेरेंट सोर्स नहीं बनाया जाता कि दो लाइट सोर्स हमने ले लिए फिर उसकी इंटेंसिटी कैसे मैच कराएंगे, फिर क्या होगा, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसका एक अलग तरीका है कि हम एक सोर्स को दो सोर्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारा कोहेरेंट सोर्स भी बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो कुछ कंडीशंस भी देख लेते हैं किसके लिए। और इन कोहेरेंट सोर्स की भी बात कर लो साथ में ही ना, इन कोहेरेंट सोर्स। तो इन कोहेरेंट सोर्स में क्या होगा, जो चीज़ें इसमें हैं वो नहीं होंगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और आउटफेस, ठीक है, आउटफेस हो सकता है। तो इनमें से कोई भी, ठीक है, दोनों में से, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकोहेरेंट सोर्स होंगे। और जब भी इंटरफेरेंस होगा तो कोहेरेंट सोर्स में होगा, इंटरफेरेंस इनकोहेरेंट सोर्स में नहीं होता। तो कुछ कंडीशंस हैं, तो देखते हैं हम कंडीशंस कंस्ट्रक्शन के लिए। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्शन, जनरल केस अगर हम बनाएं, मतलब ये साथ में, चलो देखते हैं, साथ में देखते हैं इनको क्या होगा। चलो एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें मतलब कोहेरेंट सोर्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बाय डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को डिवीजन करके बना सकते हैं, और एम्पलीट्यूड का डिवीजन कर दो, तो दोनों तरीकों से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें हम दूसरा चलेंगे कि एक बेसिक थ्योरी भी लेके चलते हैं हम। तो बेसिक थ्योरी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी निकालेंगे और कंडीशन भी देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और उससे पहले हम इंटरफेरेंस को देखते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ये जो लाइट एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, चल, तो एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि एक पार्ट डिफरेंस बहुत बार यूज़ होगा। पार्ट डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में फॉर्म रिलेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेज डिफरेंस इक्वल टू, या मैं इसको सिंबल भी लिखता हूँ, चलो फॉर्मूला बाद में लिखते हैं, पहले वर्ड में लिखते हैं, इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस हमने लेना है। चलिए सिंबल को हम इसको 5 से डिनोट कराते हैं, और उसको 2 पाई को 2 पाई से, लेमडा को यहाँ पे वेवलेंथ था तो इसको तो लेमडा ही लिखेंगे, और इनटू में पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, मतलब उसके पाथ में कितना डिफरेंस है। तो ये हमारा फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनको हमने याद रखना है, बहुत बार यूज़ होगा। अब इंटरफेरेंस कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये हम थोड़ा सा इसमें थोड़ी लाइट डालते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मान लो कि हमारे पास दो वेव हैं, एक क्या है y1 है, इसको कुछ भी दे दो, a एम्पलीट्यूड है और साइन ओमेगा t वेव फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें जो फेज डिफरेंस है, तो इनमें किसी न किसी में फेज डिफरेंस हमने मानना पड़ेगा,
तो मैंने माना कि b इसका एम्पलीट्यूड है सेकंड वेव का, और साइन ओमेगा टी में +5, तो ये 5 माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं। पहली वाली को, जो पहली वेव है जो y1 वाली है, उसको भी हम देख सकते हैं, मतलब +5 कर सकते हैं, -5 कर सकते हैं, जो मर्जी करें। मतलब उनमें फेज एक में दोनों एक दूसरे में फेज डिफरेंस लेके आना है, मतलब जो हम वेव मानेंगे। तो हमने मान लिया y1 और y2, तो दोनों में 1 और 5 कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और हमने इसका क्या किया, सुपर इम्पोजिशन कराया। तो जैसे हमने सुपर पोजिशन कराया, ठीक है, तो वेव क्या होंगी, मैं मान के चलता हूँ कंस्ट्रक्टिव के लिए ही कर रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, तो हमारी दोनों वेव एम्पलीट्यूड में हमने लिया, सॉरी हमने स्केलर में लिया है। मान लो कि मैं स्केलर में लेके चल रहा हूँ, तो जो सुपर पोजिशन होगा तो वो y1 + y2 होगा, ठीक है। फिर ये जो हमने दोनों वेव ली हैं वो उनको ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, साइन ओमेगा टी +5। अब उसके बाद क्या, अभी तो हमें कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। ये जो है यहाँ पे, ये मुझे a + b का साइन a + b का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, a साइन ओमेगा टी + b साइन ओमेगा टी कोस 5 और प्लस साइन 5 कोस ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं b की मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, तो मुझे जो सीधा मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, कैसे 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 सॉल्व हुआ तो देख लेना। तो मुझे मिलेगा साइन ओमेगा टी a + b कोस 5 प्लस b कोस ओमेगा टी साइन 5। अब इसको मैं कुछ मानता हूँ, इसको मैं मान लिया, क्या बोल दिया, r कोस थीटा, मतलब ये जो मेरे ए बी हैं इनको मैं मान लिया पूरा, ठीक है। इसको मैं मान लिया, इसको ये, और एक सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे b और ये, इन दोनों को मैंने मिला के b कोस 5, सॉरी साइन 5 था, ठीक है। साइन 5 को मैंने मान लिया r साइन क्या मान थीटा, ठीक है। दोनों मैंने थीटा में चेंज कर लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये फिर से a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, और हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सीधा मैं फाइनली लिखता हूँ क्योंकि टाइम को बचाना है थोड़ा सा। तो मुझे जो मिलेगा, तो y = r साइन ओमेगा टी + थीटा मिलेगा। अब की बार 5 नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा इसका, पर मुझे दूसरे रिलेशन भी निकालने हैं इसके रिजल्टेंट के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये a और b एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड के साथ भी रिजल्टेंट का एक रिलेशन निकालते हैं। तो उनको क्या करना है, जो हमने माने थे, कौन कौन से माने थे, एक तो हमने ये माना था, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, और एक ये माना था। मैं क्या कर रहा हूँ, और इसको मिला के स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। देखिए जब मैं स्क्वायर करके ऐड करूँगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसमें से r कॉमन आ गया, r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर करके मैंने ऐड किया है, स्क्वायर बाद में नहीं किया, पहले मैंने स्क्वायर किया बाद में ऐड किया। तो उधर क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, कोस 5 का
उसके बाद क्या है इधर, इधर है अपना b sin 5, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अभी आप क्या करोगे, ये तो बन गया अपना 1 और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, 1 बनेगा। तो मैं फाइनली रिजल्ट लिख रहा हूँ, आ स्क्वायर मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, ऐसे जब इसको ओपन करेंगे तो 2ab cos 5 मिलने वाला है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसके साथ में, अब हम इसके साथ में करने वाले आर की वैल्यू को फाइंड आउट। अब जैसे मैंने आर की वैल्यू को निकाला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 का रूट में निकल गया, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे ए और बी हैं, इंटेंसिटी के साथ भी कोई रिलेशन आए। इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का गलत हो गया, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटेंसिटी, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी में लेके जाऊँ इस फॉर्मूले को, तो बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। मुझे पता है एम्पलीट्यूड का क्या है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर क्या है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसमें रिप्लेस कर दूँ, सीधा मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो मेरा जो इंटेंसिटी मिलेगी, रिजल्टेंट में जो इंटेंसिटी हमें मिलने वाली है, तो आई आर लिख सकते हैं, इसको आई ए लिख सकते हैं, आई बी लिख सकते हैं, प्लस 2 रूट आई ए लिख सकते हैं, रूट आई बी लिख सकते हैं, और कोस 5। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है, मिल गया। तो ये हमारा रिलेशन था, तो जो कि हमने निकाल लिया इंटेंसिटी, और ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो इनकी इस्तेमाल होगा। तो अभी हम कंडीशन पे चलते हैं, एक जर्नल, ठीक है, कहाँ से आए हैं हमारे, डायरेक्ट नहीं हमने कराए। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए, इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस थी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, मैक्सिमम, जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कब होगी, हमारा कॉस आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला में लिखता हूँ, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी हमारे कॉस, अगर हमारा कॉस 5 जो है, अभी अभी हमने फॉर्मूला जो निकाला है ये वाला, ये फॉर्मूला जो है, अगर मैं यहाँ पे cos 5 जो है इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ तो मैक्सिमम हमें मिलने वाला, ठीक है। तो इसी को ही आगे बढ़ाते, आई आर इक्वल टू आई मैक्स, ये कब मैक्स होगा, जब cos 5 की जो वैल्यू है वो +1 हो। ओके, मतलब 5 इक्वल टू कब मैक्सिमम होता है, हमें पता है कि जो cos होता है उसकी 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, 1 आता है, मतलब 0 वापस 2 पाई वापस 4 पाई, ये 2 की मल्टीपल में होता जा रहा है, ये 2 की मल्टीपल में होता जा रहा है। तो हम जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि 5 इक्वल टू एम, एम को इंटीजर नंबर ले लो, या मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, 2 पाई की मल्टीप्लाई होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो यहाँ पे 2 पाई
आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो m है वो 0 1 2 3 सो तक हो सकता है। तो इनका जो फेज डिफरेंस है जब भी हम देखेंगे तो सुपरपोजिशन अगर हमने करानी है और कंस्ट्रक्टिव के लिए देखना है तो इसमें जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई का फेज डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, 2 पाई का फेज डिफरेंस होना है। तब जो हमारा पार्ट डिफरेंस आएगा वो वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो वेवलेंथ की टर्म में भी अब एक फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, वेवलेंथ की टर्म में भी निकालते हैं। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला पता ही है। तो फेज डिफरेंस को मैं किससे दिखाता हूँ, पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ ना मैं तो अभी, तो मैं पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। तो फेज डिफरेंस कितना है अपना, फेज डिफरेंस तो 2 पाई का है। फेज की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2 पाई एम के साथ में। तो वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू एम, 2 पाई से 2 पाई गया तो एम लैम्डा आया। और एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 होनी चाहिए। ये जितने पॉइंट आएंगे वैल्यू रखने के बाद तो वो हमारा जो मैक्सिमम या कह लें मैक्सिमम मिलेगा इंटरफ्रेंस पे, मैक्सिमा की कंडीशन भी है। तो आई मैक्स निकालने के लिए क्या करूँ, आई मैक्स भी निकालता हूँ साथ में। तो अगर मैं आई मैक्स निकालने की कोशिश करूँ, आई मैक्स कहाँ से मिलेगा, जब हमने पीछे फॉर्मूला देखा था ना ये वाला, इससे निकलेगा। यहाँ पे मैंने कॉस फाई क्या रख दिया 1। तो देखो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रूट में आएगा क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं। तो आई ए प्लस आई बी रूट और इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालेंगे, डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालते हैं। डिस्ट्रक्टिव के लिए बिल्कुल अपोजिट होगा, इसको थोड़ा और शॉर्टकट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इनकी कंडीशन क्या है, आई आर क्या होना चाहिए, मिनिमम। आई आर मिनिमम कब होगा, जब cos फाई मिनिमम होगा, मतलब -1 होगा। तो यहाँ पे cos फाई क्या करना है, मिनिमम करना है। ओके, तो माइनस की वैल्यू cos फाई में किसको कौन देता है, 180 देता है। तो सभी को पता होगा कि जो पाई है, अगर मैं cos पाई रखता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू -1 मिलती है। तो 2 पाई का फेज डिफरेंस हमने पता कर लिया था पहले उसमें, तो इसमें पाई में 2 पाई को ऐड करते जाएं तो मुझे मिलेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और ये -1 इस तरीके से। तो मुझे एक ओड वैल्यू चाहिए, तो मैं cos फाई की जनरल इक्वेशन लिख सकता हूँ, m प्लस 1/2 पाई, 2 पाई का डिफरेंस है। कुछ भी रखूँगा मैं, अगर 0 रखूँगा तो 1/2 2 पाई मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में रखता हूँ तो 3 पाई मिलेगा और 5 पाई मिलेगा। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी। और इसका जो डिफरेंस है अगर मैं लेके देखूँ, 3 पाई में से पाई को लेस करूँ तो मुझे 2 पाई का फिर डिफरेंस मिलता है। ओके, तो अब उसके बाद क्या, फिर वही अपना पार्ट डिफरेंस। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। और पार्ट डिफरेंस निकालता हूँ। पार्ट डिफरेंस जब निकाल लेंगे, मतलब डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ, सेम पाई 2 पाई से 2 पाई तो कटना ही है। तो एक तो ये आएगा m प्लस 1/2, यहाँ से तो m मिलेगा, फिर एक लैम्डा मिलेगा। ओके, m की वैल्यू यहाँ पे भी
ये मिलने वाले। तो आई मिनिमा भी निकालना है हमें, आई मिनिमा, इसको ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ। आई मिनिमा सेम वैसे ही होगा, आई ए माइनस आई बी, ये रूट के अंदर है दोनों, और इसको होल स्क्वायर के साथ सेम फॉर्मूला, ठीक है। ये एक क्वेश्चन जो मैं अभी कर रहा हूँ ये कई बार आ चुका क्वेश्चन एग्जाम में। तो क्या है उसमें कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में एक रिलेशन दे रखा था मैक्सिमा मिनिमा इंटेंसिटी के लिए। ओके, आपने सब निकाल दिया मिनिमा और मैक्सिमा। तो आई मैक्स आई मिनिमा, अभी अभी निकालना आई ए प्लस आई बी, ये रूट के अंदर होल स्क्वायर अपॉन रूट आई ए प्लस रूट आई बी का प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। तो ये मिनिमा और मैक्सिमम के बीच में एक रिलेशन हो गया। अगर मैं एम्पलीट्यूड के लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आई ए बराबर क्या था ए, और आई बी रूट का ये बी के इक्वल होगा। तो वैल्यू पुट करो तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल। एम्पलीट्यूड कभी कभी एम्पलीट्यूड रेशो के लिए भी पूछ लेता है। एम्पलीट्यूड रेशो कैसे होंगे? एम्पलीट्यूड रेशो होंगे ए बाई बी इक्वल टू आर। ये रिलेशन अगर हमें बनाना हो तो मैं इसमें से बी कॉमन लेके दोनों को काट दूँगा, मुझे ए बाई बी और यहाँ भी ए बाई बी मिलेगा। तो सिंपली मैं इसको भी फाइनली लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अब होगा क्या, आर आएगा प्लस 1 आएगा, स्क्वायर होगा, आर आएगा माइनस 1 आएगा, ऑल होल स्क्वायर आएगा। बस ये फॉर्मूले हैं जो बहुत बार इस्तेमाल होते हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला एक इंटेंसिटी के लिए और होता है, वेरिएशन और फेज डिफरेंस में जब इंटेंसिटी के साथ में एक रिलेशन होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो कम से कम फॉर्मूला तो आपको पता ही हो। ठीक है, आई इक्वल टू 4i नोट कोस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का और फेज डिफरेंस के साथ में। तो हम निकाल सकते हैं इसको, और इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम बनती है। ओके, अभी हम देखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये इंटरफेरेंस देखने के लिए यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको परफॉर्म किया था। तो उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें देखी थी, तो उसमें से कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो किस तरह की फ्रिंजें बनती हैं, कैसी बनती है, बैंडविड्थ कैसे होते हैं, क्या है, तो वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या होगा कि सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स को हम देखेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स में क्या होगा कि इस तरीके से तो नहीं हम बना सकते, तो हमने जो वेव फ्रंट है उसको, वेव फ्रंट जैसे हमारा एक सोर्स हमने लिया, लाइट सोर्स लिया है, उसके बाद हमने डबल स्लिट, मतलब उसमें दो, एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका सोर्स है और यहाँ पे हमने एक डबल स्लिट, ऐसे कोई स्लिट हमने इसमें बनाई, तो एक ये होगी S1, इसको मान लो S2। तो ये जो दो हमारी सोर्स हैं, ये S1 और S2, ये एज न्यू सोर्स या इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करेंगी और वर्क भी करेंगी। तो यहाँ से S1 से एक वेव निकलेगी और S2 से एक वेव निकलेगी, और ये आपस में जाकर सुपर इम्पोज होंगी, और जैसे ही सुपर इम्पोज होंगी तो कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो वैसे ही फ्रिंजें फॉर्म्ड होंगी।
और जैसी फ्रिंजें फॉर्म्ड होंगी तो वो हमारी ब्राइट और डार्क फ्रिंजें हमें दिखाई पड़ेंगी कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर। ये आपका सपोज करो स्क्रीन है, तो ये बता ही रखा है कि कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि कैसे कैसे ये परफॉर्म हुई है। तो मैं सीधा इसके रिजल्ट पे चलता हूँ, और रिजल्ट इसका कैसे हमें क्या मिलता है, बैंडविड्थ क्या होती है, तो वो हम देखते हैं, कुछ रिलेशन बनाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा डायग्राम है और इसमें S1 S2 हमारे दो सोर्स हैं, C और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो D/2 है, वो सॉरी D है, स्मॉल d, मतलब स्लिट की डिस्टेंस। ओके, और जो स्लिट है उससे जो स्क्रीन है, स्क्रीन जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। ठीक है, चलो, और मैं मानता हूँ कि अगर ये यहाँ पे सीधी लाइन यहाँ पे जाती, मैं बनाता हूँ, ये ऐसे जाती, को डार्क ले लेते, ऐसे ही जाती है हमारी। ये O पॉइंट होता, इसको B पॉइंट मानते हैं, इसको A पॉइंट मानते हैं और इसको P पॉइंट मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पार डिफरेंस है, ये दोनों वेव जो हमारी जा रही है S1 से P, S1P और S2P, तो दोनों में पार डिफरेंस है डेल्टा एक्स का। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का पार डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पार डिफरेंस भी निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डेल्टा एक्स है पार डिफरेंस, और C पॉइंट हो गया, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है OA, ये वाली, ये D/2, और ये वाली सेम OB D/2, और ये जो कंप्लीट है O से P, ये Y डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने लगभग सारा कंप्लीट कर लिया है। ये X है, और दूसरे में जो डिफरेंस आया पार डिफरेंस वो आया है X प्लस डेल्टा एक्स का। ठीक है, पार डिफरेंस आ गया। तो अभी हम सबसे पहले ना पार डिफरेंस को ही निकालते हैं। तो आपने डायग्राम को अच्छे से देख लिया ना? ठीक है, तो बहुत ज़रूरत पड़ती रहेगी बीच बीच में इसकी, तो देखते रहेंगे। अभी मैंने इसको ऊपर कर लिया है। चलो, तो मुझे पार डिफरेंस निकालना है, पार डिफरेंस निकालते हैं। तो पार डिफरेंस मेरा क्या होगा, डेल्टा एक्स S2P माइनस S1P, पार डिफरेंस हो गया। अगर मैं इसका पार डिफरेंस निकालूं, और क्योंकि वो 90 डिग्री पे बना हुआ है, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखना चाहोगे? बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे पार डिफरेंस निकालना है और पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए, तो पार डिफरेंस हमने निकाल लिया। तो कैसे निकालेंगे, सीधा मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इसको भी। क्या होगा हमारा, S2P निकाल रहे हैं, तो S2P निकालेंगे तो S2B का स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर, उसका पूरे का रूट भी लेना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल दिया, तो D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का स्क्वायर और पूरे का 1/2। तो अगर इसमें से हम कॉमन लेंगे तो S2P निकाल देंगे,
तो H2P मेरा सीधा फाइनली जो कैलकुलेट होकर आएगा वो हम लिखते हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें मिलेगा तो वो मिलेगा H2P इक्वल टू डी प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में 2d। इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी लगती है, ठीक है। तो हमने ये रख लिया, ठीक है जी, रख लिया। अभी अपने को क्या चाहिए, S1P चाहिएगा। S1P चाहिएगा तो वो भी निकाल देते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पे d मिलने का, और यहाँ पे y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में 2d सेम मिला, ठीक है। तो S2P माइनस S1P करने वाले हैं तो डेल्टा x निकल जाएगा। तो डेल्टा x सीधा यहाँ पे हम निकालते हैं, और डेल्टा x को जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d से d कैंसिल आउट होगा और बाकी सब कुछ कटेगा। तो सीधा मेरे को मिलने वाला है 2y d अपॉन में 2d। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है तो हम उसको काटेंगे तो वाई डी बाई कैपिटल डी, ये मेरा आंसर हो गया। पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी और अपन में कैपिटल डी। तो अभी हमें फ्रिंज निकालने की कैसी, कौन सी फ्रिंज कहाँ कैसे मिलने वाली है। तो फर्स्ट ब्राइट पोजीशन कह लो इनको, यहाँ पे पोजीशन कह सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन कहाँ मिलेगी फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज। हम सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज को निकाल दें, कोई भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम ब्राइट को पहले निकालेंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे हमें बस वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि जो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो ब्राइट फ्रिंज का होगा। उसके बाद फिर एक डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे कुछ चलने वाली सीरीज, ठीक है। जो सेंटर पे हमें मिलेगा वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद डार्क ब्राइट डार्क सेम, ओके। तो वाई डी हो गया। तो लैम्डा में हमने रिलेशन निकालना, पार्ट डिफरेंस कितना निकाला था, पार्ट डिफरेंस जो हमने निकाला था वो निकाला था एक रिलेशन, यहाँ पे भी और भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम लैम्डा डी बाई डी। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जैसे हम इसमें वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से 1 रखेंगे, क्योंकि जीरो आएगा तो जीरो पे भी लेंगे, वहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा। पर वो ब्राइट फ्रिंज है तो इसलिए जीरो नहीं रखेंगे, तो 1 से शुरू करेंगे। जीरो पे हमारी ब्राइट फ्रिंज है तो 1 m इक्वल टू 1। तो मुझे मिलेगा y1 इक्वल टू कितना, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। उसके बाद y2 लैम्डा भी है अपॉन में टी। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 1 2 2 का डिफरेंस चला हुआ है, ओके। यहाँ पे हमें जो मिलेगी ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी, ये सेकंड। उसके बाद अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालना चाह रहे हो तो डिस्ट्रक्टिव के लिए सेम फॉर्मूला, m की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, सेम मिलने वाला है, ठीक है, सेम मिलने वाला। तो इसलिए वो हम नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो सेम कुछ मिलने वाला है। तो वाई डी वही मिलने वाला है, वाई डी है ये है, तो वैल्यू जैसे चेंज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, अब सेम तो नहीं आएगा। मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ उसके साथ ही डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन जो हमें मिलेगी फॉर्मूला वही रहेगा, और यहाँ पे m प्लस 1/2 लैम्डा को यूज़ हम करने वाले हैं। तो सीधा यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, मैं फॉर्मूला भी लिखता हूँ, m प्लस 1/2 ये रहेगा लैम्डा डी बाई डी। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे m की जगह m प्लस 1/2 पुट करना है, और ये जीरो पे भी आएगा, मतलब जो पहले वाला होगा। तो y0 पे क्या मिला, लैम्डा डी बाई डी।
2d स्मॉल, वहाँ पे लैम्डा डी बाई डी था, यहाँ पे हाफ पे चला गया, लैम्डा डी बाई पे, लैम्डा बाई 2 पे। ओके, फिर लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई कुछ ऐसे कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे जो y1 आएगा ये आएगा 3 लैम्डा डी बाई 2d ही आएगा, है ना। चलो, तो इस तरीके से वैल्यू आती जाएंगे, वैल्यू पुट करना है। m की वैल्यू आप रखेंगे 0 1 2 3, इसमें यहाँ पे रखेंगे m 1 2 3, और यहाँ पे फर्स्ट जो मिला है डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये डार्क फ्रिंज हमें मिलते जाएंगे। ओके, तो अभी हम क्या निकाल लेंगे, अभी हम निकालने वाले हैं फ्रिंज विड्थ। ओके, क्या निकालने वाले, फ्रिंज विड्थ। बीटा इसको हम डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फ्रिंज विड्थ मतलब आपने दो पोजीशन निकाल ली है, आपने जो पोजीशन निकाली है ब्राइट फ्रिंज की, सबसे पहले हम ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालें, तो मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने दो कोई भी सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशंस हैं उनको लेंगे, हमने देखा था। तो हमें जो पोजीशन में मिलेगा, क्या मिलेगा, सीधा मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो बीटा इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब 2 लैम्डा डी था, डी माइनस करेंगे तो लैम्डा डी बाई डी था, तो कट के मिला जो हमने आंसर लैम्डा डी बाई डी। जो फ्रिंज विड्थ होती है सेम होती है दोनों की, तो दोनों में सेम फॉर्मूले मिलने वाले हैं, और इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी निकालते हैं, तो वहाँ से भी हमें जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम मिलने वाली। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए किया था हमने, फ्रिंज विड्थ फॉर डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए किया था, करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो जरा। अभी आप क्या करोगे, हम दोनों इस यहाँ पे भी सेम वही दो डार्क फ्रिंज सक्सेसिव इसमें लेनी है और उनका डिफरेंस लेना है। तो मैं सीधा डिफरेंस लेता हूँ 3, यहाँ पे लैम्डा डी था माइनस लैम्डा डी बाई ये था। तो अगर डिफरेंस लोगे तो आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। तो बीटा इक्वल टू मिलेगा लैम्डा डी बाई डी। तो ये फॉर्मूला याद भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिंजें मिलती हैं वो इक्वल विड्थ की होती हैं, चाहे वो उसमें कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाल रहे हो, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंज के लिए निकाल रहे हो, ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल रहे हो। ओके, तो बीटा और लैम्डा के साथ में रिलेशन है, ठीक है। जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा है, किसी वेव का जो लैम्डा है अगर वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब इंक्रीज होता है, ऐसे लिखते हैं बी इंक्रीज, तो लैम्डा भी इंक्रीज। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो उसको बोल सकते हैं कि उसकी फ्रिंज विड्थ भी सबसे ज़्यादा होगी। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो जो विड्थ है वो सबसे ज़्यादा होगी, किसके लिए, रेड के लिए। और यहाँ पे जितना स्क्रीन दूर होती जाएगी वो लार्जर, मतलब हमारी जो जो स्क्रीन है जिस पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है, अगर हम उसको दूर करते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस, स्लिट के और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं, तो हमें कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, फ्रिंज विड्थ बड़ी, लार्ज दिखेंगे, 1.2 पॉइंट। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज। बीटा लार्ज, डी को लार्ज करना पड़ेगा, तो कंडीशन है। उसके बाद में दूसरा, अब जो स्लिट है, स्लिट की जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको कह सकते हैं बीटा डिक्रीज होगा
स्मॉल डी के इंक्रीज होने से, और वाइस वर्सा, और बी इंक्रीज होगा जब डी हमारा डिक्रीज होगा। पर जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ओके, पार्ट डिफरेंस क्या बना रहता है? कांस्टेंट बना रहता है। और उसके बाद में जो आता है, ये हमारा यहाँ पे इंटरफेरेंस ख़त्म होता है, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट कॉर्नर से टकरा के बैंड हो जाती है, जब लाइट कॉर्नर से टकरा के बैंड हो जाती है तब उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ओके, तो इसमें नेक्स्ट टाइम पे हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इस पे ये डिफ्रैक्शन नहीं कर रहे हैं हम, ये लगभग बिल्कुल इसी के जैसा है। इसमें एंगल में चेंज आता है, उसमें पोजीशन में चेंज आता है, तो एंगल जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे फ्रिंजें बनती हैं, बिल्कुल वैसा ही है। तो दो तरीके के हैं, तो इसी को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं काफ़ी। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और एक क्लास हम लेंगे ड्यूल नेचर के लिए। ड्यूल नेचर हमारा ख़त्म हो जाएगा 1 क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहेंगे स्टॉप करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।